जय हिंद दोस्तों। 50 क्वेश्चंस हमने एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ के चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा उसका हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड होपफुली अगर इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा हैं जिनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं डील कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत है। उस समय जो रहा वो हमारे अभी फ़िलहाल काम का नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए कुछ ऐसा होता है कि हाँ कौन से 5 ईयर प्लान में नेगेटिव ग्रोथ रही, इस तरह के क्वेश्चन तो ठीक है। बट अगर कुछ कुछ उसी साल का पूछा जा रहा है कि भाई इस साल में कितना ग्रोथ रहा, तो वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर का इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। तो अगर कोई 2016-17 का क्वेश्चन है तो अभी हमारे लिए वो काम का नहीं है। अब 8 साल होने को आ रहे हैं उसको, अभी का पूछा जाएगा तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उन क्वेश्चंस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। और उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है 2020-21 की या 22 की, वो इन्फॉर्मेशन आई एम रीडिंग। एंड हर क्वेश्चन में वो इन्फॉर्मेशन जो पुरानी है उसको पढ़ने का आई डोंट थिंक इट्स। हाँ, बस आपको इससे ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 प्रोड्यूसर्स पूछे जा सकते हैं, आपकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट कितनी रही है, अभी नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे परचेजिंग पावर पैरिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं जो अभी न्यूज़ में हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51। अरेंज द फॉलोइंग कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉफ़ी प्रोडक्शन। 2016 की बात कर रहे हैं ये। एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। आइडिया लग जाएगा इससे कि कौन सी रही है। अचानक से तो कोई 0 से 100 पे नहीं आएगा, तो एक आइडिया लग जाएगा कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का। देख लेते हैं। नंबर 1 पे है ब्राज़ील, देन वियतनाम, देन कोलंबिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया। तो ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, कोड बन रहा है जो हमारा वो है CBAD, और ये रही हैं टॉप पर 2016 में। सो ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट इंश्योर्स द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। इंडिया की बात करें तो कर्नाटका में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन होता है। कर्नाटका कंट्रीब्यूट अबाउट 70% ऑफ टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन इन इंडिया 2020-21 में, विद 235,500 मीट्रिक टन कॉफ़ी प्रोडक्शन। इसको फॉलो करता है उसके बाद केरला। एंड देखिए केरला और इसमें कितना डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे 69,100 और ये था 2,35,500। तो अब अचानक से तो केरला इसको सरपास नहीं कर देगा। तो ये एक आइडिया आपको रहेगा कि हाँ भी कर्नाटका जो है उसके बाद केरला है, अचानक से केरला इसको सरपास करके नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत अंतर होता है, अगर कि 2 लाख समथिंग इसका है तो 1 लाख में, या 2 लाख इससे कुछ कम आ जाए तो सरपास करने के चांसेस होते हैं। अभी अचानक से इतना अमाउंट सरपास नहीं कर जाएगा। तो अभी के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कर्नाटका जो है वो नंबर 1 प्रोड्यूसर है। ठीक है, केरला सेकंड है, और तमिलनाडु जो है उसका 17,000 है। तो वो भी एकदम से सरपास नहीं कर जाएगा। ठीक है, कॉफ़ी कोई ऐसी क्रॉप तो है नहीं, कॉफ़ी के लिए एक पर्टिकुलर आपको एनवायरनमेंट, एक क्लाइमेट चाहिए होता है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ उसको सनलाइट चाहिए है, बारिश चाहिए जैसी। तो वो किसी स्टेट में एकदम से नहीं चेंज हो जाएगी ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर हम देख लेते हैं, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट, अमंग द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ imported by India, which of the following accounts for the highest import in terms of value in the last 5 years। पिछले 5 साल में पूछ रहे हैं और ये क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। तो इसका जो आंसर है वो है डी, वेजिटेबल ऑयल्स। क्वेश्चन क्या एक बार फिर से देख लेते हैं। अमंग द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ इम्पोर्टेड बाय इंडिया, ऐसी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जो इंडिया आयात करता है, ठीक है, इंपोर्ट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाइएस्ट इम्पोर्ट। इनमें से आउट ऑफ दीज स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट्स, देन पल्सेस एंड वेजिटेबल ऑयल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाइएस्ट इम्पोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू के टर्म्स में बोल रहे हैं ये, ठीक है, क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं, वैल्यू के टर्म्स में बोल रहे हैं। पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा किसका रहा है, तो वो रहा है वेजिटेबल ऑयल का। Among the agricultural commodities imported by India, vegetable oil accounts for highest imports in terms of value in the last 5 years। वेजिटेबल ऑयल जो रहा है, देखिए पिछले 5 साल का देखें, 15-16 से इन्होंने देखा है, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20। तो ये वैल्यू के टर्म्स में 68,677। अभी भी ये देखिए कम हुआ है यहाँ से, तो 677 से 558 पे गया, तो कम हुआ है, बीच में बढ़ा भी है, 73 समथिंग हुआ था। अब ये क्या पीरियड था, ये आपका उसका पीरियड था, कोविड वाला पीरियड आया, स्पेशली ये वाला। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा कम भी देखने को मिला दोबारा से, क्योंकि 73-74 तक गया, फिर उसके बाद कम हुआ।
बट इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पल्सेस। तो पल्सेस अगर बीच में कुछ और नहीं है, क्योंकि इसमें तो 4 ही वैल्यूज़ दी हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी हैं, अगर बीच में कोई नहीं है तो अचानक से पल्सेस जो है वो 25,000 से इस पर नहीं जाएगा। और आप देखिए पल्सेस में कितना डाउनफॉल हुआ है। 25,000 2015-16 में था और 2019-20 में 1920 पे आ गया ये, ठीक है। फ्रेश फ्रूट्स की बात करें तो ये कंसिस्टेंटली इसमें ग्रोथ हुई, बीच में स्टडी ग्रोथ नहीं हुई है, बीच में बढ़ा है। जैसे कि 11,000 समथिंग था, उसके बाद बीच में एक साल में ये 15,000 समथिंग हुआ, उसके बाद फिर कम हो गया, फिर थोड़ा बढ़ गया। तो स्टडीली ग्रोथ नहीं किया है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्टडीली ग्रोथ कौन कर रहा है कौन नहीं। स्पाइसेस की बात करें तो देखिए स्पाइसेस 5,000 5,000 6,000 7,000 10,000 स्टडीली ग्रोथ किया है, ठीक है। स्पाइसेस बढ़ा है, स्पाइसेस का इम्पोर्ट बढ़ा है, बहुत मसाले खाने लगे इंडिया वाले, ठीक है। तो इम्पोर्ट स्पाइसेस का बढ़ा है। कहाँ हम पहले एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, अभी हम बाहर से मंगवा भी रहे हैं। एनीवेज वो अलग फैक्टर है। तो ये आपको देखना होता है, फिगर्स याद नहीं करने होते हैं, ये आपको देखना होता है बेसिकली। तो ये एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2020 का डेटा है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस वॉज इम्पोर्टेड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन 2015-16। अब 15-16 का क्वेश्चन है, तो उस समय की बात कर रहे हैं कौन सी सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हुई थी। तो उस समय लेंटिल सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हुई थी। अमंग द गिवन पल्सेस लेंटिल वॉज इम्पोर्टेड, लेंटिल होती है मसूर की दाल, ठीक है। तो लेंटिल वॉज इम्पोर्टेड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन द ईयर 2015-16। हाउएवर अमंग ऑल पल्सेस पीज या मटर जो है, अब इसमें ऑप्शन पीस का नहीं है, पिजन पी है, पिजन पी तो अरहर की दाल होती है, पीस का ऑप्शन नहीं है। बट अगर ओवरऑल देखें तो पीस जो मटर जो था उसका लार्जेस्ट क्वांटिटी में इंपोर्ट हुआ था। इंडियाज़ इम्पोर्ट ऑफ मेजर पल्सेस इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक बार देख लेते हैं। 15-16 17-18 18-19 3 का डेटा दिया हुआ है। तो पीस जो हैं, हम 16 की अगर बात करें तो 16 में तो 2245 2245 था। उसके बाद ये बढ़ता है 28, ये 1000 टन्स की वैल्यू। अब ये देखिए क्वांटिटी की बात करें, ऊपर हमने वैल्यू की बात की थी, है ना। ये जो था वैल्यू इन करोड़ था कि इतना करोड़ 68,677 करोड़। यहाँ हम बात कर रहे हैं 1000 टन्स की। तो पीस जो है वो 2245 1000 टन्स। लेकिन 18-19 में आप देखोगे फिर से ये गिर गया 851, बहुत ज़्यादा अंतर आया, ठीक। ऐसे चिकपी या चना की बात करें तो 1031 था, इसमें बढ़ोतरी हुई है। नहीं सॉरी, इसमें भी घटा है, 185 है, 1000 नहीं है, ये भी घटा है। उसके बाद मूंग की बात करें तो 581 था, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। लेंटिल्स, अब इन ऑप्शंस में से जो हमें दिए हुए थे मूंग, लेंटिल, उड़द और पिजन पी, तो मूंग उड़द दोनों ही ये एक ही रहा है इसका। लेंटिल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा था, 1260 था 2016 में। लेकिन बाद में अब देखिए इसमें मतलब अचानक से कितनी गिरावट आई है, 796 248, बहुत ज़्यादा गिरा है, ठीक है। अब अगर यही डेटा आपसे पूछ लिया जाता 18-19 का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता। नेक्स्ट पिजन पी 462 समथिंग, उसके बाद पिजन पी बढ़ा है। So it is noteworthy that India is the largest producer of pulses as well as the largest consumer of the pulses, ठीक है। इसीलिए हमें बाहर से लेना भी पड़ रहा है ना, प्रोड्यूसर तो है ही लेकिन कंज्यूमर भी है। तो हम अपना तो उगाया हुआ खा रहे हैं और अपना अच्छी क्वालिटी बाहर भी दे रहे होंगे, भेज रहे होंगे, बट उसके साथ ही हम कंज्यूमर भी बहुत बड़े हैं, तो हम बाहर से भी ले रहे हैं उतना ही, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फेचेज द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री फ्रॉम इट्स एक्सपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फेचेज द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज। लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज कौन फेच करता है फॉर द कंट्री फ्रॉम इट्स एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से हम किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा कि जिससे बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसा आ रहा है, ये है राइस। देखिए राइस के साथ एक और कंट्रोवर्सी जुड़ी थी कि हम राइस के साथ अपना पानी भी भेज रहे हैं, क्योंकि राइस में बहुत पानी लगता है, ठीक है। तो वाटर कंट्रोवर्सी एक आई थी कि भाई चाइना जो है, ऐसा बीच में अगर आपने भी सुना हो कि चाइना जो है वो चावल कंज्यूम बहुत करता है बट उगाता नहीं है, बाहर से लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपना पानी जो है वो उसका इस्तेमाल इसमें नहीं करना चाहता, बाहर के देश उगा रहे हैं वहाँ से वो इम्पोर्ट करता है। सो राइस की अगर हम बात करें तो एज़ पर द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 एक्सपोर्ट वैल्यू अगर US मिलियन डॉलर्स में देखें हम ऑफ मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो
देखिए 2021 की अगर हम देखें तो कॉफ़ी का 720 था और राइस का 8829। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। जितनी भी कमोडिटीज़ अभी आप देखें उसमें और उसमें ह्यूज डिफरेंस है। रॉ कॉटन 1897, टी एंड मेड 756, 1585, ऑयल केक्स स्पाइसेस 3984। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है दैट इन सब में से राइस जो है इट फेचेस द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। Now, which of the following is the most valuable item in the agricultural export of India? तो ये हो जाएगा अगेन राइस हो जाएगा। अभी हमने देखा सबसे वैल्यूएबल आइटम हो गया। नाइजर क्रॉप इज़ अ ऑयल सीड क्रॉप। व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ ऑयल इन इट सीड? अभी पूछ रहे हैं कि जो नाइजर क्रॉप्स होते हैं वो ऑयल सीड क्रॉप होते हैं, उसमें जो उसका सीड होता है उसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है? तो उसमें ऑयल कंटेंट होता है 37 से 47% तक। ठीक है, तो ना ऑयल कंटेंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर जैसे आप 2 किलो सरसों दे रहे हैं उसमें से कितना आपको तेल निकल रहा है, लेट से 2 किलो सरसों के बाद आपको 800 मिलीलीटर तेल निकल रहा है, तो फिर उस हिसाब से आपका नापा जाता है कि भाई पर सीड वैल्यू क्या रहती है। ठीक है, तो यही इसमें है कि 50% नहीं निकल रहा है। मान लो अगर आप नाइजर सीड्स दोगे 2 किलो तो आपको 800 ml के आसपास तेल मिलेगा, बिकॉज उसके सीड में 37 से 47% ऑयल कंटेंट है और इससे कम भी बहुत चीज़ों में होता है, तो ऐसा नहीं कि बहुत कम है। सो एक मेजर माइनर ऑयल सीड क्रॉप है, ग्रोन प्रीडोमिनेंटली अंडर द रेनफेड कंडीशन, और ह्यूमन फूड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। सीड में 37 से 47% ऑयल होता है, विच इज़ पेल येलो विद नटी टेस्ट। थोड़ा सा तो ना झंझनाहट वाला टेस्ट होता है। नटी टेस्ट इज़ अ प्लेजेंट अडर। द ऑयल इज़ यूज्ड फॉर culinary purpose, anointing the body. I don't know what is the meaning of anointing. Manufacturing paints and soft soaps and for lighting and lubrication. ठीक है, तो सबके लिए ही ऑलमोस्ट यूज़ हो जाता है। दिस इज़ द नाइजर क्रॉप। द लीडिंग मलबरी सिल्क प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट इज़। मलबरी सिल्क सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होता है? तो मलबरी सिल्क जो है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में प्रोड्यूस होता है। लीडिंग मलबरी सिल्क प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट इज़ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा कर्नाटका, उसके बाद आंध्र प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल एंड देन तमिलनाडु। ये 3 साउथ इंडियन स्टेट्स के बीच में वेस्ट बंगाल आ गया है थर्ड नंबर पे। इंडिया इज़ द ओनली, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग ऑल द 5 नोन कमर्शियल वेराइटीज़ ऑफ सिल्क। ठीक है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। तो ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। देखिए पहला जो है स्टेटमेंट इज़ ट्रू, एज इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड which is producing all the 5 known commercial varieties of silk. कौन कौन सी 5 वेराइटीज़ है? मलबरी सिल्क, ट्रॉपिकल टसर सिल्क, ओक टसर सिल्क, एरी सिल्क और मूगा सिल्क। मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, एरी एंड मूगा। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का आफ्टर चाइना। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। As per the data, next statement, as per the data of FAO in 2019-20, 2020-21, Brazil is the largest producer of sugar in the world, while India second largest producer है। तो सिल्क का भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और है कि इंडिया इकलौती कंट्री है जिसके पास 5 तरह की सिल्क मिलती है। ठीक है, 5 तरह की सिल्क मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, मोगा और एरी। और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का इन द वर्ल्ड, वाइल इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए। बी आंसर क्यों दे रहे हैं? आई थिंक गलत प्रिंट हो गया होगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, द कंट्री विच इज़ द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज़, अभी हमने देखा चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पाथवे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? तो देखिए एफिशिएंट इरीगेशन भी चाहिए, क्वालिटी सीड्स भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी चाहिए। ऑल्दो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो चाहिए, इसीलिए यूज़ हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा आया। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल भी चाहिए। तो ये सारी ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द रीज़न फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर? नॉट द रीज़न फॉर लो प्रोडक्टिविटी, ओके। तो प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लैंड, भाई बिल्कुल है, ये तो रीज़न है।
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमने डिस्कस किया था, ये भी है। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ये भी है। कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो किसी भी तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इन द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। सो मेन रीज़न फॉर लो प्रोडक्टिविटी क्या क्या है? पॉपुलेशन प्रेशर, अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग्स मतलब कि छोटे लैंड होल्डिंग्स, अनसर्टेन मानसून, इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़, subsistence nature of farming, disguised unemployment, decline in soil fertility, lack of resources. कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो रीज़न नहीं होता है लो प्रोडक्टिविटी का इन इंडियन एग्रीकल्चर। इनफैक्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग से बेटर प्रोडक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी इज इंडिकेटेड बाय इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? Importance of agriculture in Indian economy is indicated by its contribution to which of the following? National income and employment देता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल करता है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हम कितनी ज़्यादा, अभी हम देख रहे हैं कितना पैसा कमा रहे हैं मुझसे, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स बिल्कुल। सो ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। ऑलराइट, सो इंडियन इकोनॉमी अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 18.8%, it accounts for 18.8% of India's gross value added GVA and provides employment to about half of the population of the country, and it is the base of industrial development of India. भाई बेस यही है हमारा अभी भी, ठीक है। In the year 2018-19 the share of agriculture and allied sector product जो था वो 11.76% था। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड allied प्रोडक्ट कितना था? 11.76% किस में? इन इंडियाज़ टोटल एक्सपोर्ट्स। Indian agriculture has registered impressive growth over the last few decades. फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है 50.8 मिलियन टन से इन 1950-51 टू 211.9 मिलियन टन्स इन 2001-2। तो 50 साल में जो है ये आपका 50 से देखा जाए तो 211 हो गया है, एंड फर्दर 310 अगले 20 साल में 310 हो गया है। सो देयरफॉर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट इंडियाज इकोनॉमिक इंडिकेटर एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑल इन राउंडेड फिगर्स आर करेक्टली मैच्ड? ओके, ये बोल रहे हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक इंडिकेटर और उसके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, तो जीडीपी पर कैपिटा 37,000 रही करंट प्राइजेस के हिसाब से, राइस 180 मिलियन टन्स हुआ, वीट 75 मिलियन टन्स। इनमें से सही कौन सा है? तो 1 और 3 सही है, सेकंड गलत बता रहे हैं। सो 2008 का क्वेश्चन है ये, उस समय जीडीपी जो थी 37,000 थी, एंड प्रोडक्शन ऑफ वीट जो था 75.8 मिलियन टन्स था, जबकि राइस का प्रोडक्शन 93.4 मिलियन टन्स था। एज पर सेकेंड एडवांस एस्टिमेट 2021-22 की अगर हम बात करें तो पर कैपिटा जो जीडीपी एट करंट प्राइस जो रहा वो था 1,72,761 एंड 1,07,934 रिस्पेक्टिवली, जबकि पर कैपिटा एट करंट प्राइजेस एंड कांस्टेंट प्राइजेस ये 1,49,000 और 91,723 रहे। सेकेंड एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से जो प्रोडक्शन रहा वीट और राइस का, वीट का था 111,111.32 एंड राइस का था 127.93, और 21-22 में 109 और 124 रहा है, ठीक है। तो 180 जो उसमें दिया वो तो अभी तक भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इन इंडिया कैन बी लेवाइड बाय? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तो ये स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। The central government cannot impose or levy tax on agricultural income because it is exempted from union income tax under section 10 of income tax act. सेंटर उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम इज मेंशन्ड एट आइटम नंबर 46 in the list 2, that is the state list of 7th schedule of the Indian Constitution, and thus it comes under the authority of state government. India's main agricultural import item is इनमें से pulses, coffee, sugar और edible oil में से मेन एग्रीकल्चर इम्पोर्ट आइटम हम आयात क्या कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल इज़ द सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट आइटम which accounts for more than 50% of the value of total agri imports of India. As per the Economic Survey 2021-22, the share of food and allied products in total import was at 4.5% in 2020-21, while import of edible oil accounted for about 2.8% in total imports.
नेक्स्ट, प्रेफर्ड वेराइटी फॉर मैंगो ऑफ मैंगो फॉर एक्सपोर्ट इज़, तो इनमें से प्रेफर्ड वेराइटी जो एक्सपोर्ट के लिए थी वो अल्फांसो है। अल्फांसो मेनली वेस्टर्न इंडिया में, खासकर महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा होता है। What percentage of labor force is provided direct employment by agriculture sector in India? देखिए 2001 के हिसाब से 58.2 था। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 55% टोटल वर्कफोर्स जो है वो एसोसिएटेड है। इन उत्तर प्रदेश मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है, 59.3% 2011 के सेंसस के हिसाब से। What approximate percentage of India's labor force at present depends on agriculture for their livelihood? 97 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय नियरेस्ट आंसर जो था वो 65 था, हालांकि 2011 के हिसाब से 55%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैश क्रॉप, ठीक है, तो ज्वार इनमें से ऑब्वियसली कैश क्रॉप नहीं है, जूट है, ग्राउंडनट, शुगर केन, ये तीनों ही कैश क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप का मतलब होता है सिंपली एन एग्रीकल्चरल क्रॉप जो कि उगाई ही इसलिए जाती है टू सेल फॉर प्रॉफिट ओनली, नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। अब जूट का सेल्फ कंजम्पशन क्या होगा, बोरियां नहीं सिलेंगे ना बैठ के घर पे। मूंगफली कितना आप कंज्यूम कर सकते हो, शुगर केन कितना कंज्यूम कर सकते हो, दो गई आप उससे रस नहीं निकाल सकते, आप उससे चीनी नहीं बना पाओगे, तो ये चीज़ होती है। जूट, ग्राउंडनट, शुगर केन कैश क्रॉप है, ज्वार जो है वो कैश क्रॉप नहीं है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना इज़, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना इज प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। ये 2010 का क्वेश्चन है, उस समय कोई स्कीम आई होगी, विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना। इट कॉम्पनसेट्स द हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट from village to port, airport for export, and offset other disadvantages to promote the export for agricultural products, ठीक है। किसान बही योजना was started in उत्तर प्रदेश in which year? किसान बही योजना ये शुरू हुई थी 1992 में, किसान बही योजना 1992 में यूपी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, consider the following statement: accelerated irrigation benefits program was launched during 96-97 to provide loan assistance to poor farmers. Accelerated irrigation benefit program was launched during 96-97 to provide loan assistance to poor farmers. Command area development program was launched in 1974-75 for development of water use efficiency, ठीक है। तो कौन सा इनमें से सही है? एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट हुआ था 96-97 में टू प्रोवाइड लोन असिस्टेंस टू स्टेट्स हुज इनकम्प्लीट लार्ज मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वर इन एडवांस स्टेज ऑफ कम्प्लीशन, ठीक है। तो ये स्टेट्स को दिया गया था, पुअर फार्मर्स को नहीं था। दूसरा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974-75 में शुरू किया गया था फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल, मतलब कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी, तो ये सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड स्टेट विच ऑफ देम इज इनकरेक्ट। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में बताना है, उसमें से गलत कौन सा ये भी बताना है। तो लॉन्च हुई 2007-8 में। इट एनविसेजेस एन आउटले ऑफ 25,000 crores फॉर 11th 5-year प्लान, उस समय तो 5-year प्लान चल ही रहे थे। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस अंडर द स्कीम जो है वो अवेलेबल होगी एज 80% ग्रांट्स टू द स्टेट्स, ये गलत बता रहे हैं। एक्टिविटीज़ अंडर द योजना इंक्लूड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड क्रॉप्स, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ रेनफेड फार्मिंग एट्सेट्रा। तो देखिए ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि टिल 2013-14 द स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड एज एन एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट प्लान स्कीम विद 100% सेंट्रल असिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ दिया है 80%, वो नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना विच ऑफ द फॉलोइंग फंडिंग पैटर्न इज करेक्ट? स्टेट 0%, सेंटर 100%, तो यही सही है। 25-75, 50-50, 75-20 ये सब नहीं है।
विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट योजना? नॉट इंक्लूडेड. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना was initiated in 2007 as an umbrella scheme for ensuring holistic development of agriculture and allied sectors. Soil test lab, fertilizer quality control lab, agricultural tools test lab, and agriculture engineering. All of these are included under the components of राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस पर. ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पे देखिए इनिशियली अगर हम बात करें तो 100% असिस्टेंस था. 2015-16 से जो फंडिंग पैटर्न था स्कीम का वो ऑल्टर हुआ, 60-40 हो गया, बिकम सेंटर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, और 90-10 था फॉर नदर्न स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स. यूनियन टेरिटरीज़ के लिए 100% सेंट्रल ग्रांट देता था. उसके बाद 1 नवंबर 2017 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि ये कंटिन्यू चलेगी. रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रेजिग्नेशन रफ्तार फॉर 3 ईयर्स 2017-18 टू 2019-20, और फाइनेंशियल एलोकेशन इसको दिया गया था 15,722 करोड़ का. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट योजना? तो ये हमने पढ़ ही लिया है, देख लिया है. नेक्स्ट, पी सेन गुप्ता एंड जी सदास्युक 1968 हैड डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी माइक्रो एग्रीकल्चरल रीजन? इन्होंने इंडिया को कितने माइक्रो एग्रीकल्चरल रीजन में डिवाइड किया था? तो 60 में किया था, 60. इन्होंने एक 3 टियर डिवीजन दिया था इंडिया के एग्रीकल्चरल रीजन्स का ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन. 4 इन्होंने किए थे. फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के हिसाब से 11 किए थे. 11 मीजो रीजन्स या फिर मेगा रीजन. देन क्रॉप कॉम्बिनेशन के हिसाब से 60 किए थे. ओके, तो इसमें पूछा तो नहीं है क्रॉप कॉम्बिनेशन, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से यही सही आ रहे हैं. तो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो 4 मेजर रीजन्स इन्होंने क्लाइमेटिक कंडीशन बताई थी. फिजियोग्राफिक कंडीशंस के हिसाब से देखेंगे तो 11 बताए थे, और क्रॉप कॉम्बिनेशंस के हिसाब से देखेंगे तो 60 माइक्रो रीजन्स बताए थे. फॉर द 8th प्लान इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स? 8th प्लान की बात कर रहे हैं, तो जो प्लानिंग कमीशन था उसने इंडिया को कितने जोन्स में डिवाइड किया था? 15 में. So in order to plan agricultural activities more accurately on the basis of soil, climate, temperature, rainfall and other meteorological characteristics, Planning Commission had demarcated the geographical area of India into 15 agroclimatic zones in 1988. 1988 की बात है. 1988 में 8th 5-year प्लान के टाइम पे इन्होंने 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में इसको डिवाइड किया था. नेक्स्ट इज नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान? तो NHM जो है वो लॉन्च हुआ था 10th 5-year प्लान में. नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कौन से ईयर में, कौन से प्लान में लॉन्च हुआ था? 10th 5-year प्लान में. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का शेयर होता है. सेक्टर होती है जिसमें सिर्फ स्टेट पैसा लगाता है. ये शुरू हुई थी मई 2005 में ड्यूरिंग द 10th 5-year प्लान. अभी की बात करें तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है इट इज़ वन ऑफ द सब स्कीम्स ऑफ द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर. तो जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है वो सब स्कीम बन गया है किसमें? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में, MIDH में, विच इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशंस. और कहाँ कहाँ होती है? सारी डिस्ट्रिक्ट्स में होती है क्या? नहीं, इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स होती है. 18 स्टेट की कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में ये होती है एंड 5 यूनियन टेरिटरीज़ में होती है. MIDH लॉन्च हुआ था 2014-15 में 12th 5-year प्लान के साथ. तो NHM हुआ पहले हो गया था, हालांकि इसको सबस्यूम किया गया, इसको सब स्कीम बनाया गया इसके अंदर. MIDH के अंदर MIDH 12th 5-year प्लान जो हमारा लास्ट 5-year प्लान भी था उसमें लॉन्च हुआ था. When was National Horticulture Mission started? May 2005. Which of the following states is covered under the National Horticulture Mission? अभी हमने देखा इसमें 18 स्टेट्स में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं. अब इसमें से बोल रहे हैं कि विच ऑफ द स्टेट इज़ कवर्ड अंडर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन. तो आउट ऑफ दीज जो है वो उत्तर प्रदेश जो है वो कवर्ड है. आई थिंक हिली स्टेट्स को शायद इसमें, ये तीनों ही हिली स्टेट्स हैं. देखते हैं. National Horticulture Mission is being implemented in the country since year 2005-06. At present, National Horticulture Mission implemented in selected districts of 18 states and 5 UTs. North Eastern and Himalayan states जो हैं वो covered नहीं है. हाँ, तो देखिए नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स इसमें कवर्ड नहीं है.
एंड देयर इज़ अ सेपरेट हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, इसका HMNEH नाम है, ठीक है. नेम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, अचीविंग हायर ग्रोथ इन हॉर्टिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. देखिए ये तीनों तो हैं, पैसा देना इनका काम नहीं है. मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो हाई ग्रोथ को अचीव करना है हॉर्टिकल्चर में, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह सारी देखेंगे. कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये लॉन्च हुई थी 1 जुलाई 2001 को. देखिए 1 जुलाई को कौन सा डे होता है इम्पॉर्टेंट, बताइएगा कमेंट बॉक्स में. सो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना ये स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2001 को. ये स्कीम लॉन्च हुई थी टू प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, पीरियोडिकल लमसम सर्वाइवल बेनिफिट्स एंड पेंशन टू एग्रीकल्चरल वर्कर्स. सो बेनिफिट्स देने के लिए हुई थी, बेनिफिट्स ऑफ पेंशन एंड इंश्योरेंस. कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना. स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1971. ऑब्जेक्टिव क्या था? टू असिस्ट पर्सन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड फ्रॉम दिस टारगेट ग्रुप इन रेजिंग देयर इनकम लेवल. स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट फार्म प्रोग्राम 1971 में स्टार्ट हुआ था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? It provides legal entitlement to 67% of population at subsidized food. It covers 75% of rural population and 50% of urban population. It has only 2 schedules which prescribes for issue of price and multinational standards of food. ये गलत है, all of the above. तो नॉट करेक्ट की बात करें तो थर्ड वाला गलत है. इट हैज़ ओनली 2 schedules, इसमें 4 schedules होते हैं, ठीक है. ये 67% पॉपुलेशन मतलब 2/3 पॉपुलेशन जो है उसको सब्सिडाइज फूड देता है, 75% रूरल पॉपुलेशन को कवर करता है, 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करता है. 4 स्केड्यूल्स इसमें. स्केड्यूल 1 बोलता है सब्सिडाइज प्राइजेज अंडर टारगेटेड TPDS. स्केड्यूल 2 न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स की बात करता है. स्केड्यूल 3 प्रोविजंस फॉर एडवांसिंग फूड सिक्योरिटी एंड स्केड्यूल 4 स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन. With reference to National Food Security Act, which of the following statement is or are correct? 75% रूरल एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन सही है, अभी हमने पढ़ा. स्पेशल फोकस रहेगा न्यूट्रिशन सपोर्ट टू विमेन एंड चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है. एल्डेस्ट विमेन ऑफ अबव 18 ईयर्स एज विल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, ये भी सही है, ठीक है. तो इनेक्टमेंट जो हुआ था इसका 2013 में हुआ था. मेजर प्रोविजंस देख लेते हैं. एक्ट लीगली एंटाइटल 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जिसको सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिलेगा अंडर द TPDS सिस्टम, एंड इट विल कवर अराउंड 67% ऑफ द पॉपुलेशन इन टोटल. द एलिजिबल हाउस होल्ड विल बी एंटाइटल टू रिसीव, क्या मिलेगा इनको? 5 किलो फूड ग्रेन मिलेगा पर पर्सन पर मंथ. अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 20 किलो आ जाएगा. पर पर्सन पर मंथ 5 किलो मिल रहा है. 3-to-1 के हिसाब से, मतलब 3 रुपये में चावल, 2 रुपये में गेहूँ और 1 रुपये में कोर्स ग्रेन्स, ठीक है. एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स दैट इज़ द पुअरेस्ट ऑफ पुअर विल कंटिन्यू टू रिसीव 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ. एल्डर्स वेमेन जो 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए शैल बी हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द इशुएंस ऑफ राशन कार्ड. अब एल्डर्स भी लिख रहे हैं, 18 साल भी लिख रहे हैं. कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी घर में 4 पुरुष रहते हैं, उनकी एक बच्ची है जो 18 साल से ऊपर है, ठीक है. तो वो तो उस घर के लिए एल्डेस्ट हुई ना विमेन के तौर पे, तो उसके नाम पे जो है ये कार्ड इशू होगा, ठीक है. द एक्ट ऑल्सो हैज़ अ स्पेशल फोकस ऑन द न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू विमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक. तो ये सारे हो गए इसके प्रोविजंस. नेक्स्ट चलते हैं. विद रेफरेंस टू प्रोविजंस मेड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द फैमिलीज कमिंग अंडर BPL ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज्ड. देखिए ऐसा नहीं था, BPL खाली नहीं आएंगी, जिसके बेनिफिशरीज हैं वो SECC के द्वारा इन्होंने मेथड के द्वारा इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, तो उसमें कुछ नॉन BPL लोग भी आ रहे थे. फिर है द एल्डेस्ट वुमेन इन अ हाउस होल्ड ऑफ एज 18 ईयर्स और अबव शैल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशुएंस ऑफ राशन कार्ड, बिल्कुल सही है, अभी हमने डिस्कस किया है. प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन are entitled to a take-home ration of 1600 calories per day during pregnancy and for 6 months thereafter. नहीं, ऐसा प्रोविज़न इसमें नहीं है. एज पर द एक्ट ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं दे कैन टेक
होम राशन ऑफ 600 फूड कैलोरीज, ना कि 1600, ठीक है। एंड 18 से 20 ग्राम प्रोटीन भी पर डे ले सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के 6 महीने बाद तक भी। इसके साथ ही साथ उनको मेटर्निटी बेनिफिट भी मिलेगा ऑफ नॉट लेस देन 6000 इन सच इंस्टॉलमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन 1954, सही है। फसाई जो जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, इसने 1954 के एक्ट को रिप्लेस किया था, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। द फसाई इज़ अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये गलत है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें सही है। एंड चेयरमैन जो होता है फसाई का, वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फसाई एक्ट्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बट इट हैज़ अ इंडिपेंडेंट चेयरमैन एंजॉइंग रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये किसी भी तरीके के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के इंचार्ज में नहीं रहते, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ऑल्दो मिनिस्ट्री वही है। फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 कंसोलिडेटेड वेरियस एक्ट्स एंड ऑर्डर्स दैट हैव hitherto हैंडल्ड फूड रिलेटेड इशूज इन वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, वेरियस central acts and orders like Prevention of Food Alteration Act 1954, Food Products Order 1955, Meat Food Products Order 1973, Vegetable Oil Products Control Order 1947, ये सब रिप्लेस हुए थे फसाई एक्ट 2006 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करना NFSM का नहीं है। बाकी हमने देखा था कि प्रोडक्शन बढ़ाना है इसका, कि राइस व्हीट पल्सेस का भाई देना है उनको सब्सिडाइज रेट पे, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन को दे रहे हैं वो। एंड कोर सीरियल्स थ्रू एरिया एक्सपेंशन एंड प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, सॉइल प्रोडक्टिविटी को रिस्टोर करना, फर्टिलिटी वापस लाना एट इंडिविजुअल फार्म लेवल, एंड enhancing the farm level economy, that is the farm profits, to restore the confidence among the farmers, ये सब इनका काम है। distribution of high yielding variety seed, demonstration of improved production technology, popularizing new released variety of crops, ये भी इसका objective है। and strategies while strengthening of credit facilities, ये इसका objective नहीं है। next question, which of the following crops is not covered under NFSM? तो राइस व्हीट कोर सीरियल्स तो हमने देख ही लिए थे। सेंट्रली ये जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2007 में, जो कि रबी सीज़न था। एंड टू इंक्रीज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय 10 मिलियन टन्स, व्हीट बाय 8 मिलियन एंड पल्सेस बाय 2 मिलियन टन्स बाय द एंड ऑफ 11th प्लान। एट दैट टाइम NFSM डिड नॉट कंप्राइज कोर सीरियल्स, तो उस समय कोर सीरियल्स नहीं थे। तो हैंस ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, अगर 2010 का क्वेश्चन है उस हिसाब से देखें तो। लेकिन NFSM कंटिन्यूड ड्यूरिंग 12th 5-year प्लान विद द न्यू टारगेट्स ऑफ एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 25 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स, जिसमें कि 10 मिलियन टन राइस रहेगा, 8 व्हीट रहेगा, 4 पल्सेस और 3 कोर सीरियल्स, ठीक है। तो तीनों ही आ गए थे। कमर्शियल क्रॉप्स की बात करें तो कॉटन, जूट और शुगर केन जो थे वो भी इंक्लूडेड थे इसमें एम्बिट में। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ 12th प्लान, ये डिसाइड हुआ कि NFSM कंटिन्यू रहेगा 12th प्लान के बाद भी, 17-18 से 19-20 तक ही रहा, विद न्यू टारगेट्स टू अचीव 13 मिलियन टन्स ऑफ एडिशनल फूड ग्रेन्स, जिसमें 5 मिलियन टन राइस, 3 व्हीट, 3 पल्सेस और 2 जो हैं वो कोर्स सीरियल्स आए। 18-19 से नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम एंड सीड विलेज प्रोग्राम, ये भी NFSM का पार्ट बन गए हैं, और NFSM में अब 8 कॉम्पोनेंट्स हो गए हैं। NFSM राइस, व्हीट, pulses, core cereals, submission on nutri cereals, commercial crops, oil seed and oil palm and seed village program। तो ध्यान रखिएगा इसमें सिर्फ राइस, व्हीट और पल्सेस ही नहीं है, कोर सीरियल्स शुरुआत में ये 3 थे, फिर कोर सीरियल्स ऐड हुए, धीरे धीरे इसमें ऑयल सीड्स भी आ गए, न्यूट्री सीरियल्स भी आ गए, ऑयल पाम भी आ गया, सीड विलेज प्रोग्राम आ गया, कमर्शियल क्रॉप्स आ गए। नेक्स्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इन इंडिया हैज़ बिकम इफेक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम, तो ये रबी सीज़न 2007-8 अक्टूबर में ये आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो देखिए सभी इसमें से कवर हो रहे हैं, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, व्हीट है, पल्सेस है, राइस है, कोर सीरियल्स भी है, सारे ही हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन NFSM? अगेन सारे देखिए क्वेश्चन ये ना मिले जुले पूछे गए, 2013 का क्वेश्चन है, मे भी पुराने डेटा के हिसाब से पूछा हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो भी वो 10, 8 फिर 15 का है, तो ये रहेगा। बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड हो गई थी। अंडर विच लॉ द स्टेट फूड कमीशन इस्टेब्लिश्ड? स्टेट फूड कमीशन किस लॉ के अंतर्गत आया? तो NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो सेक्शन 16 जो है इसका ऑन 10/9/2013 प्रोवाइड्स दैट every state government shall by notification constitute a state food commission for the purpose of monitoring and review of implementation of the act. The state food commission shall consist of a chairperson, 5 और members होंगे, and a member secretary with associated administrative and technical staff. सेक्शन 19 जो है वो 2 या 2 से अधिक स्टेट्स को भी प्रोवाइड करता है फॉर स्टेट्स मे हैव अ जॉइंट फूड कमीशन। ठीक है, तो अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट्स को कर रहा है देन दे मस्ट हैव अ जॉइंट फूड कमीशन विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एनिमल और उनकी ब्रीड। बफेलो बदावरी होती है, बदावरी इज़ अ ब्रीड ऑफ बफेलो, दे आर बेसिकली फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। सिंधी, रेड सिंधी जो है इट इज़ अ ब्रीड ऑफ काउ, ठीक है, जो कि सिंध प्रोविंस में पाकिस्तान में ओरिजिनेट हुई थी। इंडिया में वो पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा में पाई जाती है। जमुनापारी इज़ अ गोट, तो ये इंडियन ब्रीड है ऑफ डोमेस्टिक गोट ओरिजिनेटिंग उत्तर प्रदेश। देन थारपारकर, इट इज़ अ ब्रीड ऑफ काउ फाउंड इन गुजरात एंड राजस्थान। तो ये काउ की ब्रीड है, ना कि शीप की ब्रीड है। ठीक है, थारपारकर जो है वो काउ की ब्रीड है। Hence option D is not correctly matched. The most important fish industry in India is at deep water, at above sea coast, at cultural inland, at natural inland. तो natural inland पे इंडिया में जो फिश इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंडस्ट्री है वो एट नेचुरल इनलैंड। एट प्रेजेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिश इंडस्ट्री इन इंडिया, एट प्रेजेंट मतलब 1995 के क्वेश्चन की बात हो रही है। नेचुरल इनलैंड्स पे इंडियाज इनलैंड फिशरीज रिसोर्सेज आर एज डाइवर्स एज दे आर प्लेंटीफुल, कंप्राइजिंग रिवर्स, फ्लड प्लेन्स, एशरीज, मैंग्रोव्स, एशराइन, impoundments, lagoons, lakes, reservoirs, ponds. As per the Handbook on Fisheries Statistics 2020 released by Data Department of Fisheries, Government of India, marine and inland fish production जो है वो आप देख सकते हैं क्या क्या रहा है। तो मरीन में 36, इनलैंड में 71.62। देन अगेन तो मरीन का जो है वो कंसिस्टेंटली बराबर रहा है, लेकिन जो इनलैंड का है वो स्टडीली बढ़ा है। ठीक है, मरीन का स्टडीली ना बढ़ा है ना घटा है, बट पहले बढ़ा फिर बढ़ा उसके बाद फिर बढ़ा और फिर कम हो गया, बट इनलैंड का कंटिन्यूसली बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश जो है वो चाइना है। एज पर द फाओ स्टेट ऑफ World Fisheries and Aquaculture, China is the largest and main producer of both capture fisheries and aquaculture. In 2018, its production reached 62.2 million tons, 47.6 million tons from aquaculture, corresponding to a share of 58% of total aquaculture, 15% of capture fisheries, and 35% of total fish production. In addition to being by far the major fish producer, China has always been the main exporter of fish and fish products since 2002. नेक्स्ट, द ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड विद, ब्लू रेवोल्यूशन है फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड। सो पिसीकल्चर, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB, ये इस्टेब्लिश हुआ था विद द एम ऑफ प्रमोटिंग दिस रेवोल्यूशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सितंबर 9, 2006 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है हैदराबाद में। ऑलराइट, सो हेडक्वार्टर जो है वो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का वो हैदराबाद में है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिश प्रोडक्शन। तो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 101 क्वेश्चन से लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है एंड इट बिकम्स वेरी टैकी टू टू बी ऑन वन वीडियो, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं इनको छोटे पार्ट्स में डाल रही हूँ। तो वील सी इन द नेक्स्ट वीडियो द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।